पिछले 10 साल में सरकारी बैंकों ने 12 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए। मैं इस चीज़ को अगर आपको आम भाषा में समझाऊं तो जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनियां पहले बैंक से लोन लेती हैं और फिर कुछ समय बाद जब कर्ज लौटा पाने की स्थिति में नहीं होती या फिर चुकाना नहीं चाहती और दूसरी तरफ बैंक्स भी सारे जतन कर करके थक जाते हैं, तो फिर बैंक्स उस लोन को राइट ऑफ कर देते हैं या पूरी तरह से माफ़ कर देते हैं। फिर बैंक अपने खातों को साफ करने या साफ सुथरा दिखाने के लिए खराब कर्ज यानी एनपीए को अपनी बैलेंस शीट से हटाते हैं। बैंक इसके लिए कोर्ट, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल यानी डीआरटी या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी जैसे रास्तों से पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिकवरी या कहूँ तो वसूली की राशि बहुत लौटकर बैंकों के पास नहीं आ पाती। लेकिन आपने नोटिस किया होगा या देखा होगा कि जब कोई किसान या हम जैसे लोग बैंक से लोन लेते हैं, अगर तय समय पर चुका ना पाएं तो बैंक वाले नीलामी तक में उतर आते हैं। देखा होगा आपने, बदसलूकी करते हैं, धमकाते हैं, इस तरह की खबरें बहुत सुनी होगी। लेकिन बड़े बड़े लोगों का चुपके से लोन राइट ऑफ कर देते हैं। तो कैसे हो जाता है ये? और इतना ही, किसी को कानो खान खबर तक नहीं हो पाती। क्या इतनी आसानी से आम आदमी का कर्ज माफ होता है? अरे हमारे लिए तो कर्ज माफी, अमीरों के लिए राइट ऑफ, बेचारे आम आदमी को कुछ समझ ही नहीं आ पाए। ये देखिए खबर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स रोट ऑफ 12 लाख करोड़ इन लास्ट 10 ईयर्स। ये सरकार का स्टेटमेंट है। आप ही बताओ रोट ऑफ का मतलब क्या हुआ? कौन समझता होगा इसे? दूसरी चीज़ में आपको बताऊं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मतलब उन बैंक से है जो सरकार ओन करती है या कंट्रोल करती है, तो आम बोलचाल में इन्हें सरकारी बैंक्स ही कहते हैं। तो सीधी सी खबर ये है कि पिछले 10 साल में अमीरों के 12 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने माफ़ किए हैं। क्या इन पिछले 10 साल में गरीब आदमियों या किसानों के इतनी बड़ी मात्रा में कर्ज माफ़ हुए? अगर हुए हैं तो ज़रा बताइए मुझे, हो सकता है मैंने स्किप कर दिया हो, मिस कर दिया हो। लेकिन संसद में वित्त मंत्रालय ने बताया है कि पिछले एक दशक में बैंकों का एनपीए 9.11% था, जो अब मार्च 2025 तक घटकर 2.58% हो गया है। इसका मतलब है कि बैंकों के पास अब कम खराब कर्ज है और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है। अब एक बात और समझिए, एनपीए क्या होता है? तो सुनिए, एनपीए वो कर्ज होता है जिसका ब्याज या मूलधन 90 दिन से ज़्यादा समय तक नहीं चुकाया जाता। लेकिन सरकार का कहना है कि बैंकों ने कर्ज वसूली के लिए कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने, संपत्ति बेचने और कानूनी कार्रवाई करने जैसे कई कदम उठाए। अब बात करते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स की। विलफुल डिफॉल्टर वो लोग हैं या कंपनियां हैं जो कर्ज चुकाने की क्षमता तो रखते हैं लेकिन जानबूझकर पैसा नहीं लौटाते। तो कुल मिलाकर 31 मार्च 2025 तक 1629 डिफॉल्टर्स पर 1.63 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज बकाया है। इनके नाम सिबिल जैसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों की वेबसाइट पर पब्लिश किए जाते हैं। बैंकों ने विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जैसे नया कर्ज नहीं, यानी विलफुल डिफॉल्टर्स को 1 साल तक कोई नया कर्ज नहीं मिलेगा। नए कारोबार पर रोक, यानी विलफुल डिफॉल्टर्स 5 साल तक नया बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स पर कानूनी शिकंजा भी कसा गया है, जैसे संपत्ति जब्ती। ईडी ने 9 भगोड़े आर्थिक अपराधियों की 15,298 करोड़ रुपए की संपत्ति पीएमएलए के तहत और 750 करोड़ रुपए की संपत्ति एफईओए के तहत जब्त की है। हालांकि 2025 की लिस्ट में कोई विशेष नाम नहीं बताए गए, लेकिन पहले की रिपोर्ट्स में मेहुल चौकसी की गीतांजलि जेम्स 7,848 करोड़ रुपए, एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग 5,879 करोड़ रुपए और री एग्रो लिमिटेड 4,803 करोड़ रुपए जैसे बड़े डिफॉल्टर्स का जिक्र था। ये कंपनियां बैंकों से भारी कर्ज लेकर उसे नहीं चुका रही थी। सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे पर नाराजगी जता रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि किसानों या छोटे कारोबारियों जैसे छोटे कर्जदारों को थोड़ा सा कर्ज ना चुकाने पर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन बड़े डिफॉल्टर्स आसानी से बच निकलते हैं। आप देखो कि कॉर्पोरेट्स को कितना लोन माफी हुआ है एंड किसानों को कितना कर्जा माफी हुआ है। ये बात अगर देखोगे तो समझ में आएगा, ये सरकार कॉर्पोरेट के साथ है एंड एनपीए के जो कम हुआ है, तो कम होने के बाद उसका कहाँ जा रहा है पैसा, तो ये सब चीज़ देखने की बात है। एंड हमें नहीं लगता है कि ये आंकड़े ठीक जवाब देती है। अभी भी इन्फ्लेशन है, अभी भी बेरोजगारी है, इस सब पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा।
लोग पूछ रहे हैं कि इतने बड़े कर्ज बिना जांच के कैसे दिए गए और बैंकों ने इन्हें रोकने के लिए पहले क्या किया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2023 में नए नियम बनाए जिनमें विलफुल डिफॉल्टर्स को घोषित करने से पहले उसे अपनी बात रखने का मौका देना जरूरी है। साथ ही 6 महीने के अंदर डिफॉल्टर की पहचान करनी होगी। सरकार का कहना है कि वो बैंकों को मजबूत करने और कर्ज वसूली को तेज करने के लिए काम कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक बड़े डिफॉल्टर्स से पूरी वसूली नहीं होती और कर्ज देने की प्रक्रिया को और पारदर्शी नहीं किया जाता, तब तक ये समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। और जैसे अदालत में तारीख पर तारीख मिलती है, वैसे ही अमीरों के लिए राइट ऑफ मिलता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का बयान है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारा एनपीए का परसेंटेज है वो इस साल 2025 में 2.58% हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि एक दशक से पहले की जो स्थिति थी उसमें एनपीए भी ज़्यादा था और जो उद्योग सेक्टर में जो है बहुत सारे खाते जो स्ट्रेस में चले गए थे और एवरग्रीनिंग का एक कल्चर आ गया था। वो पुराने बैड लोन को ख़त्म करने के लिए वो नया लोन देकर उसको सही करने का काम कर रहे थे। कोई भी रिजोल्यूशन प्रोसेस नहीं था कि अगर कोई इंडस्ट्री सीख हो रही है तो उसको कैसे उठाया जाए। तो भारत सरकार ने जो आईबीसी कानून लाया, जो इंडियन बैंक्रप्सी कोड लाया बीएफआर की जगह, उसने जो है इसके रिजोल्यूशन का काम किया कि अगर कोई कंपनी स्ट्रेस में जा रही है, अगर एनपीए हो रहा है, तो उस कंपनी को उठाने के लिए एक रेजोल्यूशन प्रोसेस लाया। जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनको किसी तरह से प्रबंधन से बाहर किया जाए और योग्य व्यक्तियों को सौंपा जाए। तो फोकस्ड अप्रोच रहा सरकार का जो है एनपीए से डील करने के लिए। कुछ साल पहले उन्होंने बैड बैंक भी लाया कि भाई जो बैड लोन्स हैं उसको किनारे कर दिया जाए, सो दैट बैंकों में अच्छे लोन रहे। राइट ऑफ की प्रोसेस बहुत सारी उन्होंने प्रक्रियाएं की और एसेट क्वालिटी रिव्यू आरबीआई ने जारी किया कि भाई हम जो है लगातार एसेट की क्वालिटी रिव्यू करेंगे, सो दैट बैंक में अगर कोई लोन एनपीए की तरफ बढ़ रहा है तो उसको रोका जा सके। ये सारे हैं सम्मिलित प्रयास जिसका ये नतीजा है। सर, दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको ये लगता है कि ये केंद्र सरकार तो कर ही रही है, लेकिन आरबीआई का भी जो है इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से कदम मिलाकर वो जब चल रही है, तो ये डबल एफर्ट दोनों का दिख रहा है। देखिए, ये एनपीए में सुधार अकेले बस की बात नहीं हो सकती है। आरबीआई और केंद्र सरकार अगर एक ही दिशा में, एक आर्थिक जो भारत का जो आर्थिक यात्रा, इसके दोनों इंजन हैं, दो पहिए हैं, तो दोनों अगर एक दिशा में जाएंगे तो ही जो है भारत के बैंक की स्थिति सुदृढ़ होगी। और एनपीए में सुधार ये दोनों के सम्मिलित प्रयास का नतीजा। अगर भारत सरकार ने आईबीसी लाया है तो आरबीआई ने भी एसेट क्वालिटी रिव्यू का प्रोविजन लाया है। उसने जो है 2018 में रिकॉग्निशन को ट्रांसपेरेंट बनाने का काम किया है कि भाई पहले आप पहचानो तो एनपीए कितना है। पहले ये एनपीए का रिकॉग्निशन उतना सही नहीं था, ट्रांसपेरेंट नहीं था। एवरग्रीनिंग को बंद करने का काम आरबीआई ने किया है। उसने ब्रांच के स्तर पे भी एक एमआरबी बनाया है कि जो स्ट्रेस एसेट है उसकी मॉनिटरिंग ब्रांच लेवल पे हो। ये सारे प्रयास जो है, जो भारत सरकार की मंशा थी, मंशा के अनुरूप आरबीआई ने काम किया है। तो दोनों सिंक थे और एक ही दिशा में थे, अन्यथा ये जो है प्राप्त नहीं होता। तो आप कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक ही दिशा में होने चाहिए और एक ही दिशा में हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी नॉलेज भी बढ़े और समझ में आए कि राइट ऑफ और कर्ज माफी का आखिर शब्दों में वर्ड प्ले के साथ खेल क्या है। सत्यमेव जयते।